आज हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्ण अर्थात अक्षर। तो हम यूं कहें कि हिंदी में कुल 52 अक्षर हैं। यह प्रश्न भी अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि हिंदी में कितने स्वर हैं, और अधिकांश लोग इसे गलत कर देते हैं। देखिएगा, हिंदी में कितने स्वर हैं, इसके उत्तर में अधिकांश लोग 13 लिख देते हैं, जबकि हिंदी के स्वरों की संख्या है 11। हिंदी के जो स्वर हैं वे हैं 11। एक अनुस्वार, एक विसर्ग, इनको भी लोग योग करके 13 बता देते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर जो है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ, कुल 11 स्वर हैं। और जो है, जिसके ऊपर आ के ऊपर बिंदी लगाते हैं, हम जिसे उच्चारित करते हैं, इसकी संख्या है 1। यह स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार अहा, यह विसर्ग के अंतर्गत आता है। इसे भी लोग स्वर में जोड़ लेते हैं और स्वर की संख्या 13 बता देते हैं। तो पुनः देखें, अनुस्वार है, आहा विसर्ग है। इन दोनों को स्वर में नहीं जोड़ेंगे। तो इस प्रकार स्वर की संख्या 11, अनुस्वार 1, विसर्ग 1। और यह स्मरण रखें, परीक्षा में पूछा जाए हिंदी में स्वर की संख्या, तो बताएं 11। अब आते हैं हम व्यंजन की ओर। तो व्यंजनों की कुल संख्या 39 है, 39। स्वर हो गए 11, एक हो गया अनुस्वार, एक हो गया विसर्ग। अब बाकी जो शेष बचे वो 39 या 39 व्यंजन है। व्यंजनों को सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखें कंठ्य व्यंजन। चूंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है, क, ख, ग, घ, इंगा, इसलिए इनको कंठ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। जिनका उच्चारण तालु से होता है, चा, छा, जा, झा, या, ये तालव्य व्यंजन में है। जिनका उच्चारण कंठ पिटक के पास मूर्धा से होता है, इनको मूर्धन्य श्रेणी में रखा गया है। इनकी संख्या भी 5 है, टा, ठा, डा, ढाड़ा। जिनका उच्चारण दांत से होता है, जिह्वा का अग्रभाग दांत में स्पर्श करता है और इनका उच्चारण करने में सहायक होता है, ता, था, दा, धा, ना, तो इनकी संख्या भी 5 है। ओष्ठ व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं, वे व्यंजन जिनका उच्चारण बिना ओठ के संभव नहीं है। दोनों ओष्ठ की मदद से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। पा, फा, ब, भा, मा, तो ये ओष्ठ व्यंजन में आएंगे। कुछ व्यंजन जिनका उच्चारण अंतस्थ से होता है, या, रा, ला, वा। ऐसे व्यंजन 4 हैं जिनका उच्चारण करने पर ज्यादा ऊष्मा निःसृत होती है, ज्यादा ऊर्जा लगती है, ज्यादा जोर देना पड़ता है। सा, शा, शा और हा। अब इसको ध्यान से देखें आप, ये 3 प्रकार के शा हैं। जो पहला सा दिख रहा है लिखा हुआ, यह दंत्य सा है, क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है। इस शक्कर वाले शा को हम व्याकरण की भाषा में तालव्य शा कहेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। जो पहला सा है यह दंत्य सा है, दूसरा वाला शा यह तालव्य शा है, और जो तीसरा सा दिख रहा है जिसे षटकोण वाला सा कहते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य शा कहेंगे। तो ऊष्म व्यंजन में तीनों सा और हा, कुल 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनका 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा जो है का और षटकोण वाला सा से बना है, त्रा जो है ता और रा से बना है, ज्ञा जो है ज और ञ से बना है,
स्रा, शा और रा से मिलकर बना है। दो व्यंजन जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ड के नीचे हम बिंदी रख देंगे तो ड़ा हो जाएगा। जैसे पेड़ लिखना है तो इस द्विगुण व्यंजन की आवश्यकता होगी। पढ़ाई लिखना है तो ढा के नीचे ये बिंदु ढ़ा, तो पढ़ाई, तो इस ढ़ा की जरूरत पड़ेगी, ये द्विगुण व्यंजन में आएगा। अब हम जब 52 वर्ण की ओर आते हैं, देखिए स्वर 11, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, कंठ व्यंजन में 5, तालव्य में 5, मूर्धन्य में 5, दंत में 5, ओष्ठ में 5, अंतस्थ व्यंजन में 4, ऊष्म में 4, संयुक्त व्यंजन में 4, द्विगुण व्यंजन में ड़ा और हा है तो 2। इन सभी का हम जब योग करते हैं तो कुल 52, तो 52 अक्षर हैं और हम इसको 52 वर्ण कह सकते हैं। अब पुनः एक बार देखें, स्वर 11, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, व्यंजन जिनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, कुल 39 व्यंजन है। कंठ में 5, तालव्य में 5, मूर्धन में 5, दंत में 5, ओष्ठ व्यंजन में 5, अंतस्थ में 4, ऊष्म में 4, संयुक्त में 4 और द्विगुण में 2, तो कुल योग 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में इस तरह का कोई चिन्ह नहीं है, इसे हम कहते हैं अनुनासिक। जैसे हमें लिखना है मां या चांदनी, तो मां के ऊपर, चा के ऊपर ये चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं, व्याकरण की भाषा में इसे कहा जाता है अनुनासिक। इसे 52 वर्णों में नहीं रखा जाता, लेकिन ऐसे शब्द लिखने के लिए हमें चंद्र बिंदु लगाना होगा और उसे हम चंद्र और बिंदु, एक चंद्र की आकृति और ऊपर बिंदु है, तो पढ़ाने की, सिखाने की दृष्टि से उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, लेकिन उसे व्याकरण की भाषा में कहा जाएगा अनुनासिक। केवल बिंदु लगे तो वह, ध्यान रखें, केवल बिंदु लगाया जाए तो वह अनुस्वार है, और यदि चंद्र लगे और बिंदु लगे तो वह अनुनासिक है। तो अनुनासिक एक और अक्षर जो हमारे 52 अक्षरों में नहीं है, वर्णमाला में नहीं है, लेकिन यह लिखने में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे हमें लिखना हो विद्या, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अद्यतन इत्यादि शब्दों के लिखने में यह वर्ण प्रयुक्त होता है। इसको ध्यान से देखें, द्या, ये जो है द्या है, दा के नीचे हलंत मतलब आधा हो गया, आधा दा और या के योग से बनता है द्या। पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अधिकांश लोग द्या को धा पढ़ देते हैं, धा समझ लेते हैं, और यह त्रुटि हिंदी के प्रोफेसर तक कर रहे हैं। यह बहुत ही लज्जाजनक है। इसका उच्चारण धा की तरह नहीं बल्कि दिया होना चाहिए, क्योंकि यह आधा दा और या के मेल से बना है। यह हिंदी वर्णमाला में नहीं है, वस्तुतः यह दो व्यंजनों का योग है, आधा दा और या। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, विद्या, इस तरह उच्चारण होना चाहिए। लोग विद्यार्थी बोलते हैं, लोग महाविद्यालय बोलते हैं, लोग विश्वविद्यालय बोलते हैं, तब मुझे बहुत अफसोस होता है कि हिंदी के इस तरह गलत उच्चारण पर स्वाभाविक है कि हमें कष्ट होता है सुन करके। लोग यदि इस तरह का उच्चारित करेंगे तो वह अशुद्ध माना जाएगा। पुनः एक बार देखें, यह जो अक्षर है यह द्या है, इसका उच्चारण आधा दा और या की तरह होना चाहिए। विद्यार्थी बोलना अशुद्ध है, शुद्ध बोला जाएगा विद्यार्थी, यानी दा और या उच्चारित हो, आधा दा और या जब उच्चारित होगा विद्यार्थी। तो इस तरह नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम आप ध्यान रखेंगे। ये जो 6 अक्षर हैं
पुराने समय में आ दूसरे प्रकार से लिखा जाता था, झा दूसरे प्रकार से लिखा जाता था, ला, धा, भा और ड़ा। लेकिन अब ये अक्षर इस रूप में मान्य है। पंचम वर्ण का नियम, जैसे गंगा लिखें तो पंचम वर्ण का नियम लागू होता है। वस्तुतः पंचम वर्ण के लिए आपको पुनः उस ओर चलनी होगी, जब जहां पर हमने ये, इसमें आइए आप देखें, कंठ व्यंजन का जो पांचवा वर्ण है वो इंगा है, तालव्य का जो पांचवा वर्ण है या है, मूर्धन्य का है ड़ा, दंत्य का ना और ओष्ठ का मा। तो पंचवर्ण में जैसे हमें लिखना है बंद, तो ब के ऊपर अनुस्वार लग गया। अब बाद में क्या है, दा, और दा किस श्रेणी में आता है, दंत्य में आता है। दंत्य का पांचवा वर्ण कौन सा है, ता था दा धा ना, तो ना है, तो ब के बाद आधा ना का उच्चारण होगा, सीधी सी बात। मान लो एक शब्द लिखा है स्तंभ, तो ता के ऊपर अनुस्वार लगा है, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगे उसके बाद वाला वर्ण देखिए क्या है, ता के ऊपर अनुस्वार लगा है और उसके बाद कौन सा वर्ण है, भा। स्तंभ, तो ता के ऊपर अनुस्वार लगा है और ठीक उसके बाद वाला वर्ण है भा, और भा किस में आता है, प फ ब भ म, ओष्ठ व्यंजन में आता है। तो ओष्ठ व्यंजन का पंचम वर्ण कौन सा है, मा, इसलिए आधा माँ का उच्चारण हो जाएगा स्तंभ। तो पांचवें वर्ण का जो नियम है वह ध्यान रखें। पांचवें वर्ण में जो पांचवा वर्ण होता है वह आधा अक्षर बन करके आ जाता है। तो पुनः इसको हम एक दो उदाहरण के माध्यम से देखना चाहेंगे। जैसे मंडला, इसको ध्यान से देखें, मंडला, मां के ऊपर अनुस्वार लगा है, इसको चाहे तो आधा ड़ा लिखकर भी लिखा जाता है, बोला जाता है। अब मंडला में अनुस्वार लगा है मां के ऊपर, और उसके ठीक बाद कौन सा अक्षर है, डा, और डा किस वर्ग में आता है, टा ठा डा ढाड़ा, मूर्धन्य में। उसका अंतिम वर्ण कौन सा है, ड़ा, पांचवा वर्ण उसका ड़ा है, तो आधा ड़ा हो जाएगा, तो मंडला। इसी तरह डंडा, ठंड, इन सब में आधा ड़ा हो जाएगा। गंदा, अब गा के ऊपर अनुस्वार लगा है और उसके ठीक बाद दा आया है, और दा का जो जिस ग्रुप में आता है, जिस समूह में आता है दा, उसका अंतिम यानी पांचवा वर्ण कौन सा है, दंत वर्ण, दंत व्यंजन का पांचवा वर्ण है ना, तो आधा ना का उच्चारण हो जाएगा गंदा। तो ग आधा ना, दामया की मात्रा, इस तरह भी लिखना शुद्ध होगा, और गा के ऊपर अनुस्वार लगाकर लिखना भी शुद्ध होगा। बोलते समय हम आधा ना, तो कहीं पर बोलते समय आधा माँ, कहीं पर बोलते समय आधा णा, कहीं पर बोलते समय आधा ना, उसके आने की वजह है पंचम वर्ण का नियम। जैसे कुंभ, कुंभ में लिखते समय का में छोटा ऊ की मात्रा और उसके ऊपर अनुस्वार लगा है। यदि उसके ऊपर अनुस्वार ना लगाएं तो आधा माँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कौन सा वर्ण आया है, भा, और भा का पांचवा वर्ण, भा जो जिस ग्रुप में है, पा फा बा भा मा, ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन में आता, ओष्ठ व्यंजन का पांचवा वर्ण कौन सा है, माँ, तो माँ आधा होकर आ जाएगा कुंभ। तो इस प्रकार पंचम वर्ण का नियम याद रखें। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो है अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं, जैसे ऑफिस, डॉन, इस तरह के अक्षर जो अंग्रेजी से आए हैं उनके ऊपर केवल चंद्र लगता है। जैसे डॉक्टर, तो इस तरह लोग यदि लिख देंगे डॉक्टर, या कुछ लोग लिख देते हैं डॉक्टर, ये गलत है। डॉक्टर, लोग अनुनासिक लगा देते हैं, अर्थात चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो यह भी गलत है। बिंदु चंद्र बिंदु कुछ भी नहीं लगाए, ये भी गलत है। चंद्र बिंदु लगाए यानी अनुनासिक लगा दिए, गलत है। डॉक्टर लिखते समय केवल चंद्र लगेगा, अर्ध चंद्र, और इसका उच्चारण होगा डॉक्टर, ओ की तरह ध्वनि आएगी, डॉक्टर, ऑफिस, डॉन। तो इसको भी ध्यान रखें। और अंत में मैं इस चित्र के माध्यम से आपको पुनः बताना चाहूंगा कि जो ओठ से, होंठ से या लिप से, ओष्ठ से जो उच्चरित होते हैं वे ओष्ठ व्यंजन, जो दांत की सहायता से जिह्वा के अग्रभाग के स्पर्श के बाद होते हैं वो व्यंजन दंत्य, जो मूर्धा से होते हैं वो मूर्धन्य व्यंजन, ये कंठ पिटक है, इसके पास जो मूर्धा है। और
जिनका उच्चारण तालव्य से, तालु से होता है, चा, छा, जा, झा, या, तो ये तालव्य व्यंजन में आएंगे। तो इस चित्र के माध्यम से भी भाषा विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से आप पढ़ेंगे। तो आज हम देख रहे थे हिंदी के वर्ण जिनकी संख्या है 52, हिंदी के स्वर जिनकी संख्या है 11, हिंदी के व्यंजन जिनकी संख्या है 39 और जिनको अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, क्योंकि ये मुख में उच्चरित होने वाले जो अवयव हैं, नासिका, होष्ठ, दांत, तालव्य, मूर्धा, कंठ, पिटक, इनमें अलग-अलग स्थानों से उच्चरित होते हैं, तो उनको कंठ्य, तालव्य, मूर्धन, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, द्विगुण, संयुक्त, ऊष्म, इस तरह का अध्ययन की दृष्टि से भाषा विज्ञान में इनको विभाजित कर लिया गया है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम और विस्तार से अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। शुक्रिया,